हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर रखा है। अब हमारा पी ब्लॉक में 17 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली में देखा जाए, जैसा आपको पता है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाल रखा है, ये सब कैरेक्टर हमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करने हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, ये हमारे सामने देखा जाए 6 एलिमेंट्स आपके सामने अवेलेबल हैं। इसमें से जो लिवरमोरियम है, ये देखा जाए आप न्यू एलिमेंट्स मान सकते हो। ये सब रेडियो एक्टिव मेंबर्स हैं, काफ़ी कम मिलीग्राम माइक्रोग्राम में अवेलेबल हैं और इनका हाफ लाइफ बिल्कुल मिनिमम होता है। तो हम लोग लिवरमोरियम की ओर यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि 17 ग्रुप में 6 मेंबर हैं। अदरवाइज आज भी ज़्यादातर बुक में अपने को 5 मेंबर का ही डिस्कशन मिलेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, ये हमारे पास मेंबर है। अब इसमें देखा जाए, जो अपने को ध्यान रखना, स्पेशली जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनका एक कॉमन नेम है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का सिंपल मतलब क्या है कि ओर फॉर्मेशन टेंडेंसी इनका है। नेचर में जितने भी मेटल्स हैं, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में हैं, या सल्फाइड के फॉर्म में है, या कार्बोनेट के फॉर्म में है, फॉस्फेट के फॉर्म में है। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब मेंबर किसी न किसी फॉर्म में कंपाउंड का फॉर्मेशन यानी ओर के फॉर्म में देखा जाए एलिमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल ज़्यादातर इन्हीं सब के साथ रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए ओर फॉर्मिंग मेंबर होने के नाते इनका एक नाम है कैल्कोजेंस। ये आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। फर्स्ट 4 मेंबर के लिए हम लोग कलेक्टिव नेम एक कैल्कोजेंस देते हैं। बाकी जहाँ तक 1 बाय 1 कैरेक्टर की बात आएगी, ज़्यादातर कैरेक्टर तो आप लोगों को पहले से ही पता है, बहुत ज़्यादा इसमें अपने को डिस्कशन करने की नीड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, देखा जाए यहाँ पर NH2 एंड NH2 NP4, ये देखा जाए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर सेल के S में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर सेल के P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। P की कैपेसिटी 6 की है, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब आपको देखने से लग रहा है कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। जितने मेंबर हैं ये सबके जो पेनल्टीमेंट सेल हैं, एंड पेनल्टीमेंट सेल हैं, यानी इंटरनल जो ऑर्बिटल हैं, इंटरनल सेल है, सब कंप्लीटली फिल हैं। और आउटर सेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल है, और आपको सबको पता है ऑक्सीजन के लिए N की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ 3 आएगी, यहाँ 4 आएगी, यहाँ 5 आएगी, यहाँ 6 आएगी, यहाँ 7 आएगी। मतलब एक एक करके सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा और एलिमेंट टू एलिमेंट हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से ले सकते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात अगर किया जाए, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, सबको पता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ये ध्यान रखना। एटम का रेडियस हो या आयन का रेडियस हो, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, इसलिए एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों इंक्रीज होंगे। आयनासन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यहाँ पर भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर देखा जाए डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, आयनासन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि एटम की साइज इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, तो वो वैल्यू देखा जाए इनकी डिक्रीज होती जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए इंक्रीज होगी, यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर अगर और कोई इंटरनल फैक्टर इंक्रीजेस, यहाँ पर देखा जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम देखो डिक्रीज होती है, ये भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, टॉप टू बॉटम देखो डिक्रीज करेगी, इसलिए हम लोगों ने डिक्रीजेस वर्ड यहाँ पर ले रखा है। तो हमारे कहने तो ऊपर जो 3 4 5 पॉइंट्स हैं, मेन तो हमें देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्कशन करना है, यहाँ पर छोटा सा वेरिएशन है, और बाकी हमारा डिस्कशन देखा जाए ऊपर वाले केस में तो एक नॉर्मल कॉमन चीजें आपके सामने दिख रही हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक का केस देखा जाए हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नॉर्मली टॉप टू बॉटम देखो ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है ये लेस नेगेटिव है देन सल्फर, सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा जो डिस्कशन स्पेशली होना है देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ थोड़ा सा मूव करें।
ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, आपको दोनों का दिख रहा है। ऑक्सीजन केस में देखा जाए ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर देखा जाए 8 है, न्यूट्रॉन का नंबर भी 8 है। ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर केस में अगर हम आ जाएं, यहाँ पर देखा जाए प्रोटॉन का नंबर 16, न्यूट्रॉन का नंबर भी 16 है। इसकी फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल है 8 इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड सेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, और दोनों जगहों पर अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए इनफाइनाइट से अगर हम लाएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन देखा जाए थर्ड सेल में है। स्पेस ज़्यादा है यानी रेडियस ज़्यादा है देखा जाए इस केस में, तो ज़्यादा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के केस में कम आएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, इससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। तो जो यहाँ पर कमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, इनसे क्या होगा, इसका रिपल्सन, ज़्यादा रिपल्सन फेस होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना डोमिनेंटली इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना चाहिए उतना डोमिनेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है, देखा जाए टॉप टू बॉटम इसको नॉर्मल केस में डिक्रीज होना चाहिए, वैसे डिक्रीज होती भी है लेकिन ऑक्सीजन की लोअर है और ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की है, क्योंकि यहाँ पर जो N है, N का नंबर है, आउटर सेल का नंबर थर्ड है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है देखा जाए यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा आएगा। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा आएगा तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से एंट्री पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो इसी कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो ऑक्सीजन की लोअर है, सल्फर की हायर है। ये अपने को समझने की जरूरत है स्पेशली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। बाकी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो डिक्रीज करेगी, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की आनी चाहिए ऑक्सीजन की तो आ नहीं पा रही है, सबसे ज्यादा इसमें देखो सल्फर की हो रही है। और उसके बाद देखा जाए वैल्यू डाउन होगी तो वो उसके आगे कॉन्सेप्ट एज यूजुअल है, पैरेलल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। आगे देखो हमारा 7 नंबर पर देखा जाए जो हमने ले रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास जो ऑक्सीजन है देखा जाए, ऑक्सीजन ज्यादातर केस में देखो -2, -1 और या +2 केवल ये कंपाउंड है। देखो OF2 में यहाँ पर ऑक्सीजन +2 स्टेज में मिलता है अपने को, क्योंकि फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर हमारा ऑक्सीजन है, इसलिए ज्यादातर केस में ये माइनस स्टेज में अपने को मिलेगा। -1 सिंपल, -2 सिंपल ऑक्साइड्स में, -1 पेरोक्साइड्स में, और यहाँ पर +2 देखा जाए स्पेशली फ्लोरीन के साथ अगर एक प्रोडक्ट बनाता है OF2, यहाँ पर +2 स्टेज में मिलेगा। बाकी जितने मेंबर हैं, जैसे अगर हम सल्फर की बात करें, यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और यहाँ पर 3d देखो 0, ये कंडीशन आती है। देखा जाए यहाँ पर 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p के अंदर देखा जाए और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 3d देखो एम्प्टी स्पेस पूरा, 3d अवेलेबल तो है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3d 0 है। तो अगर अपना सल्फर देखा जाए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर जुड़ेगा और केवल ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो उस केस में ये देखा जाए ये अपनी +2 स्टेज रिप्रेजेंट करेगा सल्फर। लेकिन अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, ये जो 4s का यहाँ पर 3 जो 4p वाले P4 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो प्रमोट होकर के अगर D में चला गया, अब आपको दिख रहा है कि प्लस यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर्ड आपको नजर आ रहे हैं। और 4 के 4 अगर एक पूरी तरह से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करेगा तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। और यहाँ पर देखा जाए अगर सल्फर यानी s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर D में शिफ्ट होता है, ये +6 कंडीशन आएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है -2, -1 या +2 केवल एक कंपाउंड में मिलेगा। बाकी सल्फर ऑनवर्ड्स में जितने सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इन सब में देखा जाए +2, +4 या +6 स्टेज में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होंगे। क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे हैवियर मेंबर आने लगते हैं
तो एस इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, एस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने का बिहेवियर मिनिमाइज होने लगता है। उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि +4 +6 से ज़्यादा स्टेबिलिटी +4 वाले की होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट तो आप लोगों को आना ही आना चाहिए स्पेशली। अब थोड़ा सा हम इसके आगे आना चाहेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद देखा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। स्पेशली हमारे पास 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इन तीनों का डिस्कशन हम लोग स्पेशली करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए डिस्कशन हमारा 8th नंबर टॉपिक ले रखा है, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। जरा इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन के साथ हमारा जो 16 ग्रुप मेंबर हैं ये देखो रिएक्ट करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। और आपको यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली, देखा जाए यहाँ पर H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, H2PO। ये देखा जाए हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये मेंबर हमारे सामने ऑक्सीजन के साथ देखा जाए हाइड्राइड बनाएंगे। यहाँ पर देखा जाए जो इनकी टॉप टू बॉटम जो हाइड्राइड बना हुआ है, इनका जो बिहेवियर आएगा उस पर अपने को फोकस करना है। देखा जाए एसिडिक प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे टॉप टू बॉटम, मतलब H2O से लेकर के H2PO तक देखा जाए एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब हाइड्रोजन लिबरेशन टेंडेंसी और रिड्यूसिंग बिहेवियर दोनों इंक्रीज करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर देखा जाए एसिडिक कैरेक्टर एंड reducing property increases या reducing behavior increases, क्योंकि पता है कि टॉप टू बॉटम देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड उतने आसानी से टूटेगा। तो हाइड्रोजन लिबरेट होने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, इससे एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप आइडिया लगा सकते हो। ज़्यादातर का डिस्कशन 15 ग्रुप से मैच करता हुआ टॉपिक आपके सामने अवेलेबल है। इसके साथ साथ देखा जाए अगले पॉइंट पर आए, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम देखो डिक्रीज होगा। यहाँ पर हम इस पॉइंट की तरफ आ सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, क्योंकि टॉप टू बॉटम देखा जाए थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो वही सेम फीचर वर्क करेगा। बॉन्ड एंगल देखा जाए डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन कितना ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता चला जाएगा और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन घटने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आप लोगों को ये सब कैरेक्टर विथ रीजन पता होना चाहिए क्योंकि विथ रीजन इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हाइड्राइड के लिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। एक चीज थोड़ा सा इसमें देखो, ट्रेंड्स इन वोलेटिलिटी की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे। वोलेटिलिटी की थोड़ा सा बात करने चलेंगे। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वेपर बनने की जो टेंडेंसी है। यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा जो H2O का वेपर बनने का बिहेवियर है ये देखा जाए H2S से कम है। क्यों है? क्योंकि ये पता है आप लोगों को लिक्विड है देखा जाए और ये गैस है। बाकी देखा जाए ये डिक्रीज करेगी, H2SE, H2TE एंड H2PO। ये कैरेक्टर देखो वोलेटाइल बिहेवियर का आएगा। अब आपके सामने पता होना चाहिए कि H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर कम कह सकते हो मोलर मास इसके रिस्पेक्ट में हाफ है अप्रॉक्स। देखा जाए इसका मोलर मास 34 है, इसका मोलर मास देखा जाए 18 है। तो 18 मोलर मास का प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है और 34 मोलर मास का प्रोडक्ट H2S देखा जाए रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में है। केवल एक रीजन है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो वोलेटाइल बिहेवियर है ये H2O का लोअर होगा, उससे ज्यादा H2S का होगा। और टॉप टू बॉटम देखा जाए मोलर मास इंक्रीज होगा हाइड्राइड का, इसलिए वोलेटाइल बिहेवियर डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर H2O की जो वोलेटिलिटी है
वोलेटाइल बिहेवियर है, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, वो H2S से लोअर है। ये चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए। ये तो हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हम लोगों ने हाइड्रोजन की बात करी, और इसमें ये सब पॉइंट्स अपने को क्लियर होना चाहिए, सबको ये चीज़ पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट होना, क्वेश्चन इन सब पर आसानी से बनेगा। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ मूव करना चाहेंगे। यहाँ पर जो अगला पॉइंट हमारा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। आपको सबको पता है जितने भी मेंबर हैं सब, अगर हम देखा जाए तो EO2 एंड EO3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है। जैसे सल्फर की बात किया जाए, देखो SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर वही सेम केस आएगा। फिर टॉप टू बॉटम देखा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का बिहेवियर अगर कहीं वर्क भी करना चाहेगा तो इतना ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा। मतलब जितने मेंबर हैं सब डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। इतना जरूर कह सकते हो कि डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी और ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। ये चीज़ अपने को समझने की जरूरत है, और बहुत ज़्यादा इसमें हमें डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आना चाहेंगे, जो अपना लास्ट पार्ट है रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस। यहाँ पर देखा जाए रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस में ध्यान रखना है, जितने भी हमारे पास मेंबर हैं देखा जाए यहाँ पर EX2, EX4 एंड EX6 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर X देखा जाए हेलोजन है, हेलोजन के नंबर हैं। यहाँ पर देखा जाए ज़्यादातर केस में अगर हमारा मेटल मेंबर देखा जाए अपनी 2 वैलेंसी शो करेगा तो EX2 का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये 4 वैलेंसी अपनी शो करेगा, और 4 वैलेंसी तब शो हो सकती है जब P का इलेक्ट्रॉन जो एक पेयर्ड वाला है वो D में शिफ्ट हो जाए और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए। और 6 उस केस में आएगा जब ये अपना जो कोई भी मेंबर देखा जाए S का इलेक्ट्रॉन भी D के अंदर प्रमोट कर दे। तो मेरे कहने का मतलब देखो EX2, EX4 एंड EX6 टाइप के ये देखा जाए हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। जो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा देखो आएगी फ्लोराइड वाले की आएगी, फिर क्लोराइड की आएगी, ब्रोमाइड की, आयोडाइड की स्टेबिलिटी सबसे पुअर आएगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो स्पेशली बनेगा किसी भी पर्टिकुलर हैलाइड का, तो वो देखा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा, फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और आयोडाइड सबसे कम स्टेबल होगा। रीज़न क्या है, इसका जो बॉन्ड बनेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और इसका आयोडाइड वाला जो बॉन्ड बनेगा सबसे वीक बॉन्ड बनेगा, तो आसानी से टूट जाएगा आयोडाइड वाला बॉन्ड। इसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी ज़्यादा आएगी, इसके अंदर कोवैलेंसी ज़्यादा आएगी। तो हमें इन्हीं सब बेसिस पर अपना डिस्कशन स्पेशली नॉर्मली करना है। आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से समझना, ज़्यादा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सल्फर के रिगार्डिंग आता है, वो थोड़ा सा हम आपके सामने बात कर लें। देखिए ये क्वेश्चन स्पेशली सल्फर के रिगार्डिंग इस बेसिस पर आता है। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोरियम, पोलोनियम, ये सब हमारे पास जो मेंबर है स्पेशली, इसमें देखा जाए सल्फर क्या करता है, देखो SF6 ये एक फ्लोराइड हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, EX6 SF6 टाइप का फ्लोराइड प्रोडक्ट बनाता है। इसमें सल्फर के और फ्लोरीन के बीच में देखा जाए ये जो शेप बन के आती है ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ये कंडीशन देखा जाए शेप इसकी बनती है ऑक्टाहेड्रल शेप स्पेशली बनती है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री देखो क्लियर होती बनती है। अब इसका इंपैक्ट स्पेशली ये आता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कि सल्फर पूरी तरह देखा जाए 6 फ्लोरीन से कवर्ड है। तो थर्मोडायनेमिकली देखा जाए हमारा जो ये जो SF6 है ये इनर्ट नेचर दिखाएगा, कह सकते हो इनर्ट, ये इनर्ट बिहेवियर दिखाएगा, यानी कहने का मतलब इनर्ट नेचर स्पेशली ये शो करेगा। और इनर्ट नेचर देखा जाए क्यों शो करेगा, इसका केवल एक ही रीजन है स्पेशली देखा जाए इनर्ट नेचर शो करने का, क्योंकि जो इसमें जो सल्फर अपना है ये देखा जाए पूरा 6 साइड से, साइज तो स्मॉल है और पूरे 6 साइड से फ्लोरीन से कवर्ड है, इसलिए कोई भी अटैकिंग स्पीसीज सल्फर तक एंट्री पाएगा ही नहीं। इसको हम लोग नाम देते हैं स्टीरिक इफेक्ट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्टीरिक इफेक्ट क्रिएटेड बाय क्लोराइड आयन टुवर्ड्स जो सल्फर के चारों तरफ हमारा इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है। इसलिए जो SF6 है ये थर्मोडायनेमिकली
कह सकते हो कि काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट है, ये केमिकली इनर्ट नेचर शो करेगा। बाकी जितने भी मेंबर हैं देखा जाए साइज इंक्रीज होती चली जाएगी। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, किसी भी कह सकते हो रिएक्टेंट का जो अटैक होगा वो बाकी मेंबर तक आसानी से हो सकता है साइज इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि वहां पर स्टीरिक इफेक्ट कम होने लगेगा और उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, कहने का मतलब है। तो ये देखा जाए हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा, लेकिन बाकी मेंबर जो हैं वो आसानी से देखा जाए उनका फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो अपने को इन्हीं सब पॉइंट की तरफ देखा जाए अच्छे से डिस्कशन करने की जरूरत है और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और आप सबको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखा जाए छोटे छोटे 2 पॉइंट्स और हैं हमारे साथ, देखा जाए थोड़ा सा हम लोग उनकी बात कर लें और अपना ये टॉपिक जल्दी से कवर हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए रिस्पेक्ट में देखा जाए ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन हम नाम देते हैं, डाइऑक्सीजन। इसमें देखा जाए प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, अब हमारे ये देखिए कंपाउंड है ऑक्सीजन और सल्फर, कुछ कंपाउंड की स्टडी हम लोग करनी है। इसमें देखा जाए जो हम लोग पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसको देखा जाए MnO2 के साथ हम हीट कर देते हैं, तो ये देखा जाए 2KCl + 3O2 और ये लैब मेथड है। लैब में देखा जाए इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को भी अगर हम हीट कर दें, ये देखा जाए KNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट कर जाएगा। ऐसे देखा जाए काफ़ी प्रोडक्ट हैं। अगर हम HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दें स्पेशली, तो Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सिल्वर के ऑक्साइड को अगर हीट कर दें तो भी देखा जाए यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर सकते हो। एक देखो रेड लेड होता है Pb3O4, बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट है। इसको अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो ये हमारा देखा जाए PbO में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये सब कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जो ऑक्सीजन बनाने के लिए नॉर्मली हैं। एयर के अंदर 20% के रेंज में ऑक्सीजन पहले से ही है, तो हमें अगर कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो एयर से हम लोग ऑक्सीजन लेकर के उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन का कोई इतना बड़ा रोल प्रिपरेशन या ऑनवर्ड से नहीं है, बस आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टीज में देखा जाए हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्ट है, कोई मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटेलॉइड हो, सबके साथ ऑक्सीजन अलग अलग कंडीशन में देखा जाए रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड या परऑक्साइड का फॉर्मेशन आसानी से ये कर लेती है। तो अपने को ज़्यादा इसमें दिमाग बिगाड़ने जैसा कुछ है नहीं। जैसे मान लो अगर आपने सोडियम लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, देखो यहाँ पर हीट करना पड़ेगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आपने सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो देखो सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा। कोई मेटल नॉन मेटल अगर ले लें, सल्फर को ले लो, SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कोई भी मेटल या नॉन मेटल कोई भी मेंबर लिया जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंडीशन में रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ऑक्सीजन का यूज आप सबको देखा जाए बताने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है आपको खुद ही पता है। अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोगों की लाइफ कैसे तो सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये इतना डिस्कशन देखा जाए इस टॉपिक में हम करेंगे। इसके आगे ऑक्साइड और दूसरे ओजोन या दूसरी जो कंपाउंड हैं उनका डिस्कशन अपना अगले वीडियो में होगा। आप लोग कैरेक्टर को अच्छी तरह से आप वीडियो को देखते रहना। कोई डिस्कशन किसी बच्चे को आता है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप लोग कमेंट करना। थैंक यू।